वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण होता क्या है? विभिन्न प्रकार की जो गैसें तो सारी है, हानिकारक जो गैसें है उनकी मात्रा बढ़ती है या वो वातावरण में ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हमारे वातावरण में या वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जो वायु प्रदूषण फैला सकती है? मैं पहले नाम लिख दूं उनके, फिर एक एक अपन समझते हैं। ठीक है, कि निम्न गैसें जो वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, मैंने आपको लिखाया था कहीं, लिखाया था, और इसके साथ में कौन सी गैस थी जब मैंने आपको लिखाया था प्राथमिक प्रदूषक? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी दूसरा कौन सा था? ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लिखाया था मैंने कि ये निश्चित मात्रा में तो पाया जाता, कौन सा वो प्रदूषक था? ये मात्रात्मक, मात्रात्मक में यानी निश्चित मात्रा तो पाई जाती है लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा होने पे हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मीथेन भी लिखवाया क्या कहीं, और CFC, और एक होता है हमारे सूक्ष्म कण। ठीक है, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं फिर एक एक को लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वायु प्रदूषण फैलाने वाली निम्नलिखित गैसें हैं, उनके मैंने नाम लिख दिए, और भी है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, वो क्या हमारे प्रदूषण फैलाती है? क्या नहीं, 78% है। अगर वो प्रदूषण फैलाने लगे तो बाकी तो बहुत कम गैसें है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नाम है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम और क्या नाम दे सकते हैं? ठे, ये क्या ठे? सही है, दम गोटू, दम गोटू। अच्छा, यहाँ सही है, ठीक है, दम गोटू, यानी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हमारे, मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था क्या? वो फेफड़े वाला बताया था, यहाँ पे बनाया था मैंने, और एक खांच भी बताई थी जहां दिल पाया जाता है, बताया था ना। अब कोई बताएगा मेरे को कि दम गोटू गैस क्यों कहते हैं इसे? रक्त में 300 गुना अधिक तेजी से मिलती है ना, गर्मी है। ठीक है, ये जो हमारे श्वसन तंत्र अपन पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र में क्या जाता है अंदर? क्या ऑक्सीजन ही जाता है क्या? सभी गैसें जो वायुमंडल में मौजूद होती है, नाइट्रोजन भी जाती है, और नाइट्रोजन कितने परसेंट जाएगी? 78% ही जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लो हमारे आसपास में जितनी गैस है उसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन, तो अंदर जाएगी। ऑक्सीजन कितनी जाएगी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाएगी? तो 0.03%। ठीक है, अब हमारे क्या होता है कि जो 78% क्या जा रही है? नाइट्रोजन, उसे तो अपरिवर्तित करके वापस भेज देते हैं फेफड़े। दो गैसें हैं जो आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी गई थी? 21। आते वक्त यानी अपन बाहर निकालते हैं उसमें से निकलता है 16 से 17%। बाकी हम किसमें? क्रेब्स चक्र लिखवाया था आपको मैंने, उसमें काम आ जाती है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितने ली थी अपन ने? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, लेकिन उसका 4% भेजेगी वापस। क्या भेजेगी? इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि अंदर लेते वक्त तो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन, और बाहर छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते दोनों ही है। इसीलिए किसी महान हस्ती ने मेरे से पूछा था कि सर आप अगर साइंस पढ़ाते हो तो मेरे को 2 क्वेश्चन बताओ। ठीक है, एक तो था उसका, नहीं, उसने पूछा था कि सर हम मुंह से क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आप बताओ कि चूल्हे में जब हम फूंक लगाते हैं तो आग चेतती क्यों है? आग जलती है, आग जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने कहा था कि सर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो आग तो बुझनी चाहिए, वो चेतती क्यों है या आग लगती क्यों है? तो मैंने अभी बताया कि 16 से 17% क्या है? वापस ऑक्सीजन जाती है और उसके साथ और गैसें भी होती है। ठीक है, और उसको हम हवाएं देते हैं बस। ठीक है, आग तो उसमें उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के वो तत्व है लकड़ियों में होते हैं उससे चलती है, और हमारे 16 से 17% क्या छोड़ते हैं अपन? वापस ऑक्सीजन। ठीक है,
अब मेरा उससे क्वेश्चन था कि एक तो क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये किसमें सहायक है, जलने में, हाइड्रोजन गैस अति ज्वलनशील होती है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन जलाने में सहायक, मैंने कहा कि ये दोनों मिलके H2O बनते हैं, ठीक है, ये संतुलित भी कर दी मैंने, H2O बनता है यानी जल बनती है, ये जलाने में, जलने में सहायक, ये जलाने में सहायक, तो ये बुझाता क्यों है, किसी के पास आंसर है इसका, हाँ, और अपन ने पढ़ा, जैसे हमारा सिलेबस है साइंस का सीटी वाला या पशु परिचय, उसकी पहली हेडिंग है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, उसी के नीचे है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। जब दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, चेंज। ये भी गैस है हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या है गैस, ये द्रव, क्या भौतिक अवस्था चेंज हो गई, इधर तो गैस थी इधर द्रव, क्या इसका रासायनिक गुणधर्म हो गया, ये दोनों तो जलने वाले रही, बुझाने वाली, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जब हमारे, जैसे मान लो ठीक है, ये खांच में तो क्या पाया जाएगा, हृदय, दिल ने, यहां से जैसे मान लो ऑक्सीजन आ रही, क्या आ रही है, और जा क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कौन सी आने में तो कितनी आ रही है, 21%, ये कितनी आ रही है 0.03%, ठीक है, जाते वक्त क्या 4%, ठीक है, आते वक्त कम है, जाते वक्त ज्यादा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जो ये ऑक्सीजन आ रही थी, जैसे इधर समझो क्या भेजी मैंने, ऑक्सीजन, हमारे फेफड़ों में क्या है, कुपिका इकाई है, हृदय, सॉरी, फेफड़ों की इकाई कौन सी है, कुपिका, कुपिका किसमें, रक्त में, तो रक्त में से क्या लेके कार्बन डाइऑक्साइड और देंगे क्या, ऑक्सीजन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिखवा के पूछा था कि रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन भी ऑप्शन में हो और ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी हो तो क्या आंसर होगा, तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, तब क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मैंने ये कहा, अब मैं कह रहा हूं कि यहां जो CO गैस है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी आ गई तुम्हारे साथ, क्या आ गई, तो जितनी तेजी से ये जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, उससे 300 गुना तेजी से या 200 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ेगा। तो बताओ पहले कौन सी क्रिया होगी, हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनाता है कार्बोसिल हीमोग्लोबिन, जो एक जहरीला पदार्थ होता है जिसके कारण हमारे शरीर में जाने पे दम घुटता है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, दम घोटू गैस। आ गया ये समझ। और यह है जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी किससे, धुएं से, जिसे अपन कहते हैं वाहनों के धुएं से या धुएं से निकलेगी, और यह है सर्वाधिक जहरीली और प्रदूषणकारी गैस है, बता दिया मैंने, दम घोट के इंसान को मार सकती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना है, कहीं ना कहीं नाम आता है इसका, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, पहला तो मैं बोल दूं कि ये किसमें सहायक है, अम्लीय वर्षा करता है ये, या नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी किससे निकलेगा, धुएं से, धुएं से निकलेगा, तथा ये पादपों में जो क्या होते हैं, क्लोरोफिल का नाम सुना आपने, क्लोरोफिल, ठीक है, इसको नष्ट कर देता है, पादपों में क्लोरोफिल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता, कौन, SO2, ठीक है। इस कारण इनके क्लोरोफिल नष्ट होगा तो ये क्या होगा, पादपों की वृद्धि को रोकेगा। मान लो क्लोरोफिल नष्ट हो गई तो क्या वो पादप आगे बढ़ेगा, भोजन ही नहीं कर पा रहा तो उसके शरीर में वृद्धि होगी क्या, नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, पादप की वृद्धि को रोक रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये एक प्रदूषक का सूचक भी है, जैसे प्रदूषण फैल रहा है तो ये प्रदूषण का पता लगाता है, कैसे, क्योंकि इसकी जब वृद्धि हो जाएगी तो लाइकेन ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, इसकी वृद्धि पे लाइकेन की वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। धुएं से निकलती है ये भी, और अम्लीय वर्षा में भागीदारी है। फिर आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, 0.03%,
ये कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में पाई जाती है हमारे पास 0.03%, जो न तो हानिकारक होती है न ही प्रदूषणकारी, यानी ये जहरीली नहीं है। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने पे कौन सा प्रभाव बनाएगी ये? हरित ग्रह प्रभाव। क्या सही है क्या हरित ग्रह प्रभाव? ये ग्रह ये नहीं, ये आएगा, वो ग्रह में क्लैश करवाएगा, है ना? जिसकी शादी हो गई उसे पता होगा ग्रह क्लैश क्या होती है। हरित ग्रह प्रभाव किसके कारण? वैसे उसमें बढ़ेगी, मीथेन भी आती है, ठीक है, और सीएफसी भी आती है, जलवाष्प भी आती है। तो हमारे सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है हमारे पास मीथेन, यानी इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये हमारे लिए हानिकारक होगी, वरना नहीं होगी। अगर इसकी कमी भी हो गई तो भी हमारे लिए कमी हो गई तो वैसे, क्योंकि पादप क्या नहीं कर पाएंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस की उपस्थिति में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब मीथेन वगैरह ये होनी तो चाहिए, अगर ये खत्म हो गई, ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये खत्म हो गया, तो वैसे हम क्या हो जाएंगे? वैसे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीन प्रभाव नहीं होगा तो क्या हमारे पृथ्वी पे तापमान अधिक होगा कम होगा? कम। जिसे अतिशीतन भी बोलते हैं ना। ये क्या होगा कि जैसे नीचे आएगी फिर वापस जाएगी, तो उसको रोकने वाला कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये परत है हमारे, मान लो ग्रीन हाउस प्रभाव की परत है, ऊपर से कोई प्रकाश आ रहा है, आते वक्त तो स्पीड से आ रहा है, लेकिन यहां टकरा के वापस जा रहा है, उसे ये परत रोक लेगी, क्योंकि उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? धीमी। लेकिन मान लो ये परत नहीं है, प्रकाश भी आ रहा है, टकरा के वापस भी जा रहा है, तो यहाँ कोई बढ़ेगा क्या तापमान? तो माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या होती है सूत्र में? NH2, NH2 किसने बोला? CH4 मीथेन गैस, ठीक है। ये मीथेन गैस होती है प्राकृतिक उत्सर्जित। ये सारी किससे हो रही थी? धुएं से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी धुएं से निकलती है वैसे देखे तो अपन, लेकिन प्राकृतिक स्रोत भी पाए जाते हैं। मीथेन के भी क्या है? प्राकृतिक स्रोत से उत्सर्जित होती है। जैसे आपने सुना होगा दलदली क्षेत्र से मीथेन गैस का उत्सर्जित होना। कल मैंने बताया था कि जब पशु जुगाली करते हैं, नागरिक बताया था, पशु जुगाली करते वक्त भी कौन सी गैस निकलती है उनके मुंह से? मीथेन गैस, ठीक है। धान या चावल के खेत होते हैं, उसमें से भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। इसके अलावा हमने सीएनजी गैस का नाम सुना आपने कभी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें भी मीथेन का प्रमुख घटक होता है, ठीक है। गोबर गैस यानी बायोगैस होती है, उसमें भी मीथेन क्या होती है? प्रमुख घटक होती है, ठीक है। अब मैं दो नाम लिखता हूं, मार्स गैस, मार्स गैस और क्लेथरेट गैस, ठीक है। मार्स गैस का नाम तो सुना होगा आपने कभी। ये मार्स गैस क्या होती है कि जब मीथेन गैस, या आप ये ध्यान रखना, मार्स गैस क्या होती है कि जब दलदली क्षेत्र होते हैं वहां बुलबुलों के रूप में जब मीथेन गैस निकलेगी तो कौन सी गैस कहलाती है? मार्स गैस। यानी दलदली क्षेत्रों में मीथेन का दलदली क्षेत्र में बुलबुलों के रूप में मीथेन गैस का निकलना ही क्या कहलाता है? ठीक है। अब ये क्लेथरेट गैस भी इसकी जैसे, ये तो किससे निकल रहा था? दलदली क्षेत्र से। ये निकलेगी चट्टान, समुद्री चट्टाने होती है ना, उसमें से बुलबुले के रूप में निकलेगी, जिसे क्या बोलते हैं? क्लेथरेट, ठीक है। ये हमारा मीथेन है, और मीथेन किसमें? हरित गृह प्रभाव में सहायक है। फिर आते हैं हमारे पास सीएफसी। हमारे सिलेबस में एक सीएफसी हेडिंग भी दे रखी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बनती कैसे है? तो हम कहते हैं कि हमारे जैसे एसी फ्रिज, इसमें परशीतक यानी ठंडक के रूप में जो ठंडा करने के लिए जो पदार्थ या जो गैस का काम में लिया जाता है वो कौन सी ली जाती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एसी में फ्रिज में होती है, आजकल विकसित देशों में अधिक कम कर दिया इसको, ठीक है। अब जो ये है CFC, ये किसको नुकसान पहुंचाएगी? ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को। ओजोन परत यानी ऑक्सीजन के 3 अणु। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र कहां देखा गया? अंटार्कटिका में। कहां देखा गया? इसके अलावा मैं कहता हूं कि जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, किसमें मापी जाती है? डोप्सन। किसमें? डोप्सन। डेसिबल और डोप्सन दोनों याद रखना है। डेसिबल तो किसमें था? ध्वनि की तीव्रता मापता है, और डोप्सन इसकी मोटाई मापता है। मैं लिखवाऊंगा, अरे लिखवाऊंगा मैं। इसके बाद अपन कहे कि जो हमारी O3 यानी ओजोन परत है, इसकी मोटाई सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो पृथ्वी से 15 से 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो पाई जाती है ना ओजोन, वो सबसे ज्यादा मोटी पाई जाती है, ठीक है। फिर ओजोन परत के संरक्षण के लिए
हमने दो वो देखेंगे समझौते, एक तो वियना समझौता, एक मॉन्ट्रियो समझौता, ठीक है, जिसके एक तो हुआ था 1985 1987, ठीक है। इसके अंदर जो ये 1987 वाला समझौता था, इसका मतलब लागू करना तो 1 जनवरी 1989 को कर दिया था, यानी 19 को कर दिया था, 89 है ना, 89 बोले 89, 89 में कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इस समय कर तो दिया, लेकिन इस पे हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 16 सितंबर को। कब किए थे? 16 सितंबर। इसलिए उसी वर्ष से 16 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? ओजोन दिवस, ठीक है। क्यों बनाया जाता है बता दिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास सूक्ष्म कण। क्या आते हैं? ये धुएं से निकलने वाले ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र में जाके हमारे श्वसन तंत्र में जलन उत्पन्न करते हैं, ये नहीं है। अब आता है हमारे पास, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया आपको, तो इसमें कार्बन पाया जाएगा। सबसे ज्यादा विश्व में कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है चीन, यानी विश्व में जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उसमें से सबसे ज्यादा उत्सर्जित करता है चीन, लगभग 27%। कितना? 27%। भारत करता है अपने 5 से 6%। कितना? 5 से 6%। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा विकसित देश है, ठीक है, अफ्रीका, तो वो क्या करता है? कार्बन का सबसे कम उत्सर्जन करता है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन पे लगाने वो टैक्स लगाते हैं कि तू इतना ज्यादा कार्बन करेगा तो इतना टैक्स। तो कार्बन पे टैक्स लगाने वाला प्रथम देश फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड, ठीक है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति दर के हिसाब से अगर कार्बन का उत्सर्जन देखें अपन तो अमेरिका ज्यादा करता है। कौन करता है? अमेरिका। वैसे कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन चीन और इधर प्रति व्यक्ति तो अमेरिका। अब किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी को नहीं है तो लिखो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉरी वायु प्रदूषण, कल का याद रह रहा है वो, है ना, जल जल। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली निम्नलिखित गैसें। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले निम्नलिखित गैसें। ठीक है, पहला लिखो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन यह धुएं से निकलने वाली गैस है, यह धुएं से निकलने वाली गैस है जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। यह धुएं से निकलने वाली गैस है जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। अब ये लिखाऊं क्या आपको कि भाई जब बंद कमरे में कार्बन या लकड़ी या कोयला जलाने पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी तो ये हमारे रक्त में लिखाऊं क्या? कहीं ना कहीं करवा दूंगा मैं, अभी तो लिखो ये, इसे दम घोटू गैस कहते हैं। अब CO लिख लो, डायरेक्ट समझ जाओगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस सर्वाधिक जहरीली एवं प्रदूषणकारी होती है, सर्वाधिक जहरीली एवं प्रदूषणकारी होती है। लिख लिया? CO गैस सर्वाधिक विषैली यानी जहरीली या प्रदूषणकारी गैस है। हो गया? अब लिखो SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, यह गैस भी धुएं के साथ निकलती है, यह गैस भी धुएं के साथ निकलती है। जो
पेड़ पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है। यह गैस भी धुएं के साथ निकलती है जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है। जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, यह गैस प्रदूषण का सूचक है। यह गैस प्रदूषण का सूचक होती है। यह गैस प्रदूषण का सूचक होती है। अर्थात इस गैस की अधिकता से लाइकेन की वृद्धि रुक जाती है। अर्थात इस गैस की अधिकता से लाइकेन की वृद्धि रुक जाती है। लाइकेन की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन पूछ। कितना सारा धुआं निकलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सारा उस पे जाता है ना। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बन, आपने देखा होगा जहां अधिक धुआं होती है वहां के पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं या खिरने लगते हैं, ये तो देखा ही होगा। तो वो किस कारण? क्लोरोफिल के। काले हो जाते, काले तो धुएं से हो जाते होंगे। जैसे मैंने आपको हरित लवक में लिखाया था, एक लवक लिखाया था, तब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लवक पढ़ाया था तब, कि पादपों की पत्तियां पीले रंग की क्यों हो जाती है? लाइकोपीन। 3 लिखाया था मैंने, गाजर, पपीता, टमाटर। ध्यान रखो रे, या भूलो मत, है ना। जो पादपों में क्या करेगा, इसकी अधिकता से ये जब वृद्धि हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो क्या होंगे, पादपों का क्लोरोफिल नष्ट कर देता है। और जैसे अपन कहते हैं लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? फिर भी कवक और शैवाल के मध्य की कड़ी भी बोलते हैं इसे, ब्रिज। जैसे अपन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो ये क्या करता है कि जहां पर ये खत्म हो जाता है वहां अपने को ये देखना है कि भाई यहाँ वायु प्रदूषण है। क्यों? क्योंकि अब अपन ने पढ़ लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जब वृद्धि हो जाती, सॉरी SO2 की वृद्धि हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो वहां क्या होता है? पादपों की वृद्धि, सॉरी लाइकेन की वृद्धि रुक जाती है। पादपों की तो रुकती है, लाइकेन की वृद्धि रुक जाती है। इससे क्या होता है कि हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या प्रदूषित है। जैसे हमने कहा कि जहां डॉल्फिन नहीं पाई जाती वहां क्या समझते हैं अपन कि जल प्रदूषण है। डॉल्फिन कहां पाई जाएगी? जहां स्वच्छ होगा वहीं, तो अपन इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, और जो SO2 है वो बहुत कम निकलता है। बाइकों के धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलता है। ठीक है, अब लिखो CO2। इसमें ये लिख लिया कि अम्लीय वर्षा, SO2 में अम्लीय वर्षा लिख लिया क्या? तो ये लिखो, यह गैस अम्लीय वर्षा का कारण होती है। यह गैस अम्लीय वर्षा का कारण होती है। यह गैस अम्लीय वर्षा का कारण होती है। अब लिखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया। वातावरण में CO2 की मात्रा 0.03% पाई जाती है। अभी आपसे पूछो कि अभी वायुमंडल में कितनी, तो ये मत कह देना 0.03, ये इसकी सामान्य अवस्था है। ये बढ़ जाती है तब क्या होगी? ये हमारे लिए हानिकारक। लिख लिया, इसकी सामान्य मात्रा कितनी है? 0.03% होती है। जब जो न तो, इसी में लिखना, जो न तो जहरीली न ही प्रदूषणकारी होती है। जो 0.03% है ये न तो क्या होगी? जहरीली, न ही क्या होगी? प्रदूषणकारी।
लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह गैस हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। पांचों बोलो, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह गैस हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। हो गया? अब नोट करके लिखो एक नोट। विश्व में कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन चीन करता है, और ब्रैकेट में लिख लेना लगभग 27%। विश्व में कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन चीन करता है, ब्रैकेट में लगभग 27%। जबकि भारत विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का 5 से 6% कार्बन उत्सर्जित करता है। विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन करेगा? चीन। कितना? 27%। जबकि भारत विश्व में कुल कार्बन उत्सर्जन का कितना परसेंट कर रहा है? 5 से 6%। ठीक है। अब एक और नोट लगा लो, अगला नोट। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र विकसित देश है जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र विकसित देश है जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जित करता है। हो गया? अब एक और नोट के अंदर ही चलना है ना। विश्व में सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाने वाला देश फिनलैंड है। विश्व में सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाने वाला देश फिनलैंड है। कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड। ठीक है। अब एक और अगला लिख लो। प्रति व्यक्ति लाख तो नहीं, देखो ना तक नोट लिखा रहा सर का, ये आपके काम के लिए लिखा रहा हूं, है ना। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन, यानी अगर एक व्यक्ति पे अपन बांट दे कि इतना ही कर सकता है, तो उसके हिसाब से देखें तो कौन सा देश ज्यादा हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है। अब अपने लिखो मीथेन। अमेरिका वाला प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश अमेरिका है। बाकी सबने लिख लिया? तो दिखाई देते हो यार बिना। अब लिखो मीथेन गैस CH4। यह गैस प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से कितनी है? 0.03%। यह मानवीय कारणों के कारण ही बढ़ती है। ठीक है। मीथेन गैस में लिखो CH4। यह गैस प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है। यह गैस प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है। CNG की मुख्य गैस मीथेन है। CNG की फुल फॉर्म जानते हो? कौन जाने? 8वीं कक्षा कुनपट्टी मतलब तो है। 8वीं कक्षा में LPG CNG सारी फुल फॉर्म में थी, अभी मैंने यहां बताया। अरे CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, C का मतलब कंप्रेस्ड एंड नेचुरल, G का मतलब गैस। ठीक है। कि मुख्य गैस कौन सी हो जाएगी? मीथेन की मुख्य गैस मीथेन है। ठीक है। गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक भी क्या हो जाएगी? मीथेन गैस। तो अगली लाइन में लिखो गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है।
लिख लिया। जुगाली करते हुए पशु, जुगाली करते हुए पशुओं के मुख से मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु जानते हो, रुमंथी जानवर बोलते हैं। 4 अमाशय के भाग होते हैं, ठीक है। ये खाने को पहले एक साथ निगल लेंगे, फिर बाद में वापस निकाल के उसे चबाएंगे। जुगाली करने वाले जानवरों के मुख से मीथेन गैस निकलती, ठीक है। अब अगली लाइन में लिखो, धान या चावल के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। धान या चावल के खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है। हो गया। अब वो लिखो, मार्स गैस तथा क्लेथ रेट है ना गैस, क्लेथ रेट गैस, मार्स गैस तथा क्लेथ रेट गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है, का मुख्य घटक मीथेन गैस है। अब छोटी सी हेडिंग लगा लो इसी पेन से, मार्स गैस, इसी के अंदर चल रहा है पर मीथेन गैस में, ठीक है। मार्स गैस दलदली क्षेत्रों में बुलबुलों के रूप में निकलने वाली मीथेन गैस, दलदली क्षेत्रों में बुलबुलों के रूप में निकलने वाली मीथेन गैस मार्स गैस कहलाती है। दलदली क्षेत्रों में बुलबुलों के रूप में निकलने वाली मीथेन गैस मार्स गैस कहलाती है, ठीक है। फिर लिखो ये क्लेथ रेट गैस, क्लेथ रेट गैस, क्लेथ रेट गैस समुद्री चट्टानों से बुलबुलों के रूप में निकलने वाली मीथेन गैस क्लेथ रेट गैस कहलाती है। समुद्री चट्टानों से बुलबुलों के रूप में निकलने वाली मीथेन गैस, अरे वहां क्या था, बस दलदली क्षेत्र से, और यहाँ क्या है, समुद्री चट्टानों से, यही अंतर है, बाकी परिभाषा पूरी सेम है। समुद्री चट्टानों से बुलबुलों के रूप में निकलने वाली मीथेन गैस क्या कहलाएगी, क्लेथ रेट गैस कहलाएगी। अगर डायरेक्ट पूछे क्लेथ रेट गैस किसका घटक है, तो किसका घटक, मीथेन गैस, ठीक है। अब एक और लिख लो, यह गैस है नहीं, इसमें मीथेन में यह हरित गृह प्रभाव वाला लिख लेते, लाइन चेंज करके लिखो, यह गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान देती है, यह गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान देती है। ठीक है। फिर लिखो हमारे पास CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फुल फॉर्म लिखो, क्या लिख ले हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। लिखो यह गैस, अच्छा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें लिखना CFC का प्रयोग, इस गैस का प्रयोग भी लिख सकते हो आप। CFC का प्रयोग एसी एवं फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, एसी एवं फ्रिज। चोरी देख लीजिए, चोरिया वो मारवाड़ी गाना मतलब जो हमारा कमरा में एसी लगा रहे डोला, कितने खतरनाक है हमारे खातर। आजकल एशियो में इस CNG को हटा दिया है, CFC को रे CNG काई, एसी एवं फ्रीज में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और प्रशीतक क्या होता है, ठंडक उत्पन्न करने वाला, जो ठंडक उत्पन्न करता है वो कौन होता है, आपने देखा होगा हमारे जो फ्रिज होता है उसके पीछे एक टंका लगा होता है, हांडा है, लाइटा चिल्ला जा, अरे पीछे नहीं देखा आपने, वो गोल गोल नलकिया जैसे,
देखिए आटा लग रहा है। अब लिखो इसमें CFC गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तथा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है तथा हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने में योगदान देती है। हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने में योगदान देती है। अब सब हेडिंग डाल लेना, एन छोटी सी हेडिंग डाल लो। O3 ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने में योगदान देती है। ओजोन परत, यह परत, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित करती है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यूवी किरण बोल सकते हैं इसे, अल्ट्रावेव हो गया। लिखो ओजोन परत की मोटाई डोब्सन में मापी जाती है। डोब्सन में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डोब्सन में मापी जाती है। डोब्सन में मापी जाती है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई पृथ्वी की सतह से 20 से 25 किलोमीटर तक है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की मीटर पर है। पृथ्वी की सतह से अपन 20 से 25 किलोमीटर चलेंगे तो क्या आएगी वहां पे, ये जो ओजोन परत है इसकी सर्वाधिक मोटाई आएगी। अब इसमें लिख लो ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र अंटार्कटिका, अंटार्कटिका लिखोगे, अंटार्कटिका पर देखा गया। ठीक है। अब इसकी अगली लाइन में लिखो ओजोन परत, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रथम प्रयास, ओजोन परत संरक्षण से, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रथम प्रयास वियना समझौता 1985। ठीक है, एक आता है ये है बेटा 87, 85 ये है, 87 ये। सॉरी गलती हो गई बाय मिस्टेक, है ना, 85 है। वियना समझौता 1985। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रथम प्रयास वियना समझौता 1985 है। जबकि ओजोन परत संरक्षण जबकि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण समझौता, सबसे महत्वपूर्ण समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 है।
सबसे महत्वपूर्ण तो सबसे पहला समझौता तो कौन सा हो जाएगा ओजोन परत के लिए? वियना। और सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा? मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो अब अगली लाइन में लिखो मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एक तरीके से क्या होता है? नियम। प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989, अब सही है, 1989 को लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 1989 को लागू हुआ तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर को किए गए तथा मॉन्ट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर 16 सितंबर को किए गए। इसलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो लिया आपने सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, छठा जो है सूक्ष्म कण। यह धूल में उपस्थित होते हैं यह धूल में उपस्थित होते हैं तथा श्वसन तंत्र में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म कण ये धूल में उपस्थित होते हैं तथा श्वसन तंत्र में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करते हैं। बहुत आज के लिए, कल और नाम है बाकी, है ना।